लाल सलाम। लाल सलाम को सुनने, समझने, देखने और सीखने वाले सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम। लाल सलाम कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे समय के संकटों, हमारी चिंताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार बात करते आए, क्योंकि लाल सलाम एक आंदोलन है, जन आंदोलन है। साथियों, इस बार भी हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। फांसीवादी पूंजीवादी ताकतों का जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने की साजिशें लगातार कर रहा है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेच के निजीकरण थोपा जा रहा है। तो निजीकरण थोपना की एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा देश का बीमा क्षेत्र है। देश के बीमा क्षेत्र जो भारत की जनता की ताकत है, उस पे निजीकरण थोपा जा रहा है। तो बीमा क्षेत्र में निजीकरण का संकट क्या है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बीमा क्षेत्र में कर्मचारियों के बड़े नेता, प्रांतीय नेता और राष्ट्रीय लेवल पर भी काम करने वाले साथी कॉमरेड भूषण भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। तो भूषण भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है, आपको लाल सलाम। तो भूषण जी, आज आपसे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। पिछले कई साल से आप बीमा क्षेत्र में कर्मचारियों के नेता के रूप में लगातार काम करते आ रहे हैं। ये हम सब देखते, जानते, समझते हैं। बीमा क्षेत्र का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसने देश के विकास में और भारत की जनता के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन इस बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के लिए भी कर्मचारियों को, देश के श्रमिक संगठनों को और देश की खासतौर पर वामपंथी राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत शुरू करते समय सबसे पहले श्रमिक संगठनों के उस संघर्ष के इतिहास को बताइए जिसके फलस्वरूप बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हो सका। हम चाहेंगे पहले उस संघर्ष के इतिहास के बारे में बताइए भूषण जी। जी, हिंदुस्तान में आजादी के पहले से ही हिंदुस्तान के जो श्रमिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस की का गठन हुआ, तब से ही जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग उद्योगों में जिस तरह से मजदूरों का शोषण होता था और जिस तरह से मुनाफाखोरी की जाती थी, उसके खिलाफ लड़ाई बहुत पहले से शुरू। क्योंकि आज बात बीमा क्षेत्र की है, इसलिए मैं बीमा क्षेत्र पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड रहूं। कराची कांग्रेस के टाइम, मतलब सन 1936 में जो वामपंथी ताकतें कांग्रेस के अंदर थी, उन्होंने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा कि हिंदुस्तान के जो वित्तीय क्षेत्र है, जहाँ पे पैसा उत्पादित होता है, माल के बजाय पैसा उत्पादित होता है, उस पर पूरा नियंत्रण हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की आवाम का होना चाहिए। वो सारे क्षेत्र राष्ट्रीयकृत होंगे। और इसी आशय का एक प्रस्ताव भी उस कराची कांग्रेस में था। बाद में भारत की आजादी के बाद ये मुहिम और तेज हुई और कांग्रेस के 1955 के जो अवधी कांग्रेस हुआ, उसमें ये बात फिर से दोहराई। इस दौरान बहुत लंबे समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये लड़ाई चल रही थी कि किस तरह से वित्तीय क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकालकर सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में लाया जाए। इसी कोशिश का एक जो महत्वपूर्ण घटक जो है, वो बीमा कर्मचारियों का जो संगठन बना, बीमा कर्मचारियों की एक यूनियन बनी जिसका नाम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन रखा गया, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। उसने लगातार इस बारे में लड़ाई शुरू की कि हिंदुस्तान के बीमा उद्योगों को राष्ट्रीयकृत किया जाए। उद्देश्य दो थे। नंबर एक, जो सबसे प्राइमरी उद्देश्य था कि बीमा कंपनियां खुलेआम इस देश की जनता के पैसे के साथ
भ्रष्टाचार करती थी, उनके पैसों को लेकर अपने पास अपने मुनाफे के लिए उपयोग करती थी, और किसी भी दिन कोई भी बीमा कंपनी अपने आप को बंद डिक्लेयर कर देती। उदाहरण मैं बहुत देना चाहूंगा, और ये उदाहरण मैं खुद का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। जब हिंदू बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस राष्ट्रीयकरण के बाद जो ऑर्डिनेंस पास होने के बाद उसको जब पार्लियामेंट में बहस की गई, तो उस बहस के दौरान एक सांसद, आप नाम जानते होंगे, फिरोज गांधी, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और जो बहुत प्रखर आलोचक थे तब की कांग्रेस की सरकार के, उन्होंने ये बात कही कि एक साहब हैं डालमिया साहब, वो डालमिया साहब ने अपनी बीमा कंपनियों का पैसा, जो जनता का पैसा है, जिसका रिटर्न बीमा धारकों को देना था, उस पैसे का उपयोग बेनेट कोलमैन कंपनी को खरीदने के लिए उसका उपयोग किया, और बेनेट कोलमैन के वो मालिक बने। तो ये हिंदुस्तान के आजादी के बाद के इतिहास में पहला आर्थिक घोटाले का उजागर हुआ था, जो एक बीमा कंपनी के मालिक द्वारा किया गया। खैर, ये जो भ्रष्टाचार की पूरी मुहिम चल रही थी, इस पूरी मुहिम को हमारी यूनियन ने बार बार समझाया, सरकार को जनता के बीच में लेकर गए, और उसका परिणाम ये हुआ, उसका अंततः जाकर परिणाम ये हुआ कि 1956 की 19 जनवरी को देश के तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में एक घोषणा कर दी, और देश की जनता के नाम एक संदेश प्रसारित करके बीमा व्यवसाय को राष्ट्रीयकृत करने की घोषणा की। और इस देश में काम कर रही 245 निजी कंपनियां थी, जिसमें 16 से ज्यादा विदेशी कंपनियां थी, 145 के लगभग 154 के लगभग भारतीय बीमा कंपनियां थी, और दूसरी सोसाइटीज के नाम पे बीमा कंपनियां चल रही थी। उन कंपनियों को राष्ट्रीयकृत किया गया, और उनका पूरा पैसा सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया, और तब ये घोषणा की गई कि अब से बीमा उद्योग, जो राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग, इसका काम मुनाफा कमाना नहीं होगा, इसका काम जनता की सेवा करना होगा। और आज उसके बाद के 65 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि जनता के पैसे को जनता के हितार्थ उपयोग करके मुनाफा जो भी हो रहा है, उस मुनाफे को जनता के बीच में, अपने पॉलिसी धारकों के बीच में बोनस के रूप में बांटकर किसी मुनाफाखोर उद्योगपति की जेब में वो पैसा नहीं जाए, ये सुनिश्चित कर भारतीय जीवन बीमा निगम निरंतर प्रगति कर रहा है, और देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में उल्लेख किया, और ये वाकई इस देश की जनता की और श्रमिक संगठनों की बहुत बड़ी कामयाबी रही कि बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के बाद देश के बीमा कर्मचारियों ने अपनी यूनियन के माध्यम से खुद के लिए और जनता के हक के लिए क्या क्या हासिल किया, और ट्रेड यूनियनों के बारे में थोड़ा सा बताइए भूषण जी। देखिए जी, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से इस पूरी चर्चा को बोझिल नहीं करना, पर चंद आंकड़े आपके बीच में रखना बहुत जरूरी है। जी, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना की गई, उस स्थापना के लिए भारत सरकार ने जो प्रारंभिक पूंजी, इनिशियल कैपिटल जिसको कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो 5 करोड़ रुपए का निवेश किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम बनना है, तो 5 करोड़ का निवेश। बाद में जाकर चूंकि ये जो नया कानून वगैरह बना, IRDA वगैरह बना, तो IRDA के नियमों में ये था कि कोई भी बीमा कंपनी 100 करोड़ से कम पूंजी की नहीं हो सकती, तो भारत सरकार ने 95 करोड़ रुपए और निवेश किया। मतलब भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए आज तक अगर कुछ निवेश किया है, तो वो कुल जमा 100 करोड़ रुपए, और इस 100 करोड़ रुपए के बदले में
केवल इस साल का आंकड़ा जुलाई अगस्त में आएगा, क्योंकि हर जुलाई अगस्त में ही आंकड़े हमारे फाइनल होते हैं। पिछले साल 2700 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया है भारतीय जीवन बीमा क्या बात है, भारत सरकार, 100 करोड़ के बदले। आज तक मतलब अपने जन्म से लेकर इस 65 साल में वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए डिविडेंड दे चुकी भारत सरकार। और इसके अलावा लगभग 32 लाख करोड़ रुपए, 32 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़ नहीं, 32 लाख करोड़ रुपए देश के विकास में इन्वेस्टमेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगाया। अभी भारतीय रेल को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। जो सड़क बनती है नेशनल हाईवे, उसको 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। हर क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम जबरदस्त रूप से निवेश कर रहा है। और ये निवेश का पैसा कहां से आ रहा है? जनता जो प्रीमियम के रूप में अपना बीमा करवाने के लिए अपने बीमा के प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के पास पैसा देती है, इस आश्वासन पर पैसा देती है कि अगर उन्हें उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो उनके जो उत्तरजीवी हैं, उन उत्तरजीवियों को वो पैसा वादे के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा निगम देगी। और भारतीय जीवन बीमा निगम ने 65 साल में इस बात को स्थापित किया है कि हम जितने क्लेम हमारे सामने आते हैं, कोई भी हादसे में जब कोई क्लेम आता है तो उनमें से 99% क्लेम हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो विश्वास जनता का हुआ है, इसके कारण लगातार जनता का पैसा हमारे पास आ रहा है। और उस पैसे को, चूंकि वो लंबे समय का पैसा होता है, उसको हम जो पंचवर्षीय योजनाएं सरकार की होती है उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम निवेश करता है। जो जब बनी थी LIC तब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस पंचवर्षीय योजना में 156 करोड़ रुपए का निवेश किया था भारतीय जीवन बीमा निगम ने। और अब 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसमें हम 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं। ये भारतीय जीवन, और ये पैसा जनता का पैसा है, जैसा मैंने कहा। मतलब जनता के पैसे का उपयोग कहां किया जा रहा है? जनता के हितार्थ किया जा रहा है। जनता के जो जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं, आधारभूत संरचना को निर्माण करना, उस आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पैसे का उपयोग करता है। ये भारतीय जीवन बीमा निगम का सबसे बड़ा योगदान है इस देश की प्रगति। सच बात यह है कि भारत सरकार का बजट जितना नहीं है, उससे ज्यादा निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस देश के विकास के लिए कर। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देश के विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का कितना महत्वपूर्ण और कितना सबसे बड़ा योगदान है। तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की जनता की इतनी बड़ी ताकत है, जिसने देश को कई बार आर्थिक संकटों से बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उस बीमा निगम को बेचने की साजिशें क्यों की जा रही है? क्यों विदेशी पूंजी लाई जा रही है? क्यों भारत के बड़े पूंजीपतियों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचा जा रहा है? आखिर क्यों? ये कौन सी राजनीति है? मैं चाहूंगा कि इस जन विरोधी राजनीति, इन साजिशों के बारे में, उस केंद्र सरकार के जन विरोधी चरित्र के बारे में आप बताएं और इसके प्रतिरोध के लिए हमारे श्रमिक संगठनों ने क्या क्या किया वो भी बताइए। कुछ देखिए, इसमें फिर थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, अगर आपके पास समय हो। हाँ, क्या है, बताइए जी। हाँ, बस 5 मिनट में ही मैं बता दूंगा कि इस देश में जब आजादी हासिल की थी देश में जी, तो सबसे पहले इस देश की तब की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, वो गई थी इस देश के उद्योगपतियों के पास कि भाई हमारे देश का विकास करना है, देश के विकास के लिए पैसा लगाओ।
आपने सुना होगा बॉम्बे क्लब के बारे में, जिसमें भारतीय उद्योगपतियों का समूह था। उस बॉम्बे क्लब ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है देश के विकास के लिए लगाने, तो पैसा कैसे लगाया जाएगा? पैसा लगाने के लिए जनता के पैसे, मतलब स्टेट को ही निवेश करना पड़ेगा, राज्य को ही निवेश करना पड़ेगा। राज्य के पास पैसा कहां से आएगा? वित्तीय संसाधन राज्य के हाथ में होने चाहिए। तो वित्तीय संसाधन भारतीय जीवन बीमा निगम या बैंक जैसे वित्तीय संसाधन सरकार के हाथ में आया और सरकार ने निवेश किया। निवेश जो किया गया, उस निवेश से इस देश में पब्लिक सेक्टर का निर्माण तो हुआ, इस देश में पब्लिक सेक्टर का विकास तो हुआ, पर उस पब्लिक सेक्टर का उपयोग, उसके उत्पादों का उपयोग इस देश के निजी उद्योगपतियों ने बखूबी की। रेल पब्लिक सेक्टर की, पर उसमें माल ढुलाई टाटा और बिरला की। सड़कें बनाने का काम सरकार करे, पर उसमें ट्रक में माल चलेगा बड़े बड़े उद्योगपतियों। उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, और इन पिछले 60-65 सालों में उनने अकूत मुनाफा कमाया। मैं उस मुनाफे के फिगर्स आपको मालूम है किस स्थिति में बिरला और टाटा और आजकल के अडानी और अंबानी तो मतलब आसमान को भी पार कर जा रहे हैं। तो अब ये जो मुनाफा कमा चुके हैं, अब इन लोगों ने ये कहा है कि हमको अब हमारे हाथ में सारे संसाधन थे, हमारे पास उद्योग है, अब हमारे पास पैसा है। सन 47 में नहीं था, आज है हमारे पास पैसा, तो सारे संसाधन अब हमारे हाथ में। इसी समझदारी के तहत कि उनके हाथ में अब संसाधन देना है, 1991 में 92 में जब नई आर्थिक नीति आई, उस नई आर्थिक नीति में इस बात को आगे बढ़ाया गया, और उसके 2 साल बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम मल्होत्रा कमेटी। उस मल्होत्रा कमेटी ने ये सिफारिश की कि भारतीय जीवन बीमा निगम के 50% शेयर बाजार में बेच दिए जाने चाहिए और इसको भी निजी कर दिया जाए। लगभग 10 साल तक हमने कड़ी लड़ाई लड़ी। 1.5 करोड़, इस देश की 1.5 करोड़ जनता के हस्ताक्षर एकत्रित किए, 2 बार हस्ताक्षर अभियान चलाए, जनता के बीच में माहौल बनाया, और उस मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों को खत्म कर दिया गया। परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम में, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब जीवन बीमा के क्षेत्र में कंपटीशन में दूसरी कंपनियां आई, और पिछले 20 साल से कई प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में उतरी। परंतु ये क्षेत्र भारत मतलब बीमा का क्षेत्र एक मजेदार क्षेत्र है। कंपटीशन और क्षेत्रों में भी हुआ। उदाहरण के लिए हवाई जहाज के क्षेत्र में कंपटीशन में दूसरी हवाई जहाज कंपनियां आई, और जो सार्वजनिक हवाई जहाज कंपनी है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, वो बंदी की कगार पे आ गई है, बंद होने वाली। टेलीकॉम क्षेत्र में भी यही परिस्थिति निर्मित हुई। परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम आज भी बीमा के क्षेत्र में 70% मार्केट शेयर पर कब्जा करके बैठा हुआ, और प्राइवेट कंपनियां 1-2% से ज्यादा शेयर नहीं ले पा रही। तो अब उनके पास एक ही चारा बचता है कि नहीं, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के रहते, पब्लिक सेक्टर LIC के रहते, हम कंपटीशन में उतरकर कब्जा नहीं कर सकते। हमारे हाथ में भारतीय जीवन बीमा निगम को ही दे दो, हमारे हाथ में भारतीय जीवन बीमा निगम को ही भेज दो, ताकि इसका जो 32 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेस है, 32 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेस है, चंद रुपए खर्च करके हम उस एसेट बेस पर कब्जा कर सकें। ये है असली उद्देश्य, और इसी के तहत भारत सरकार ने पिछले बजट में वो पहले बिल लाई, इस बार के बजट में उसको आगे बढ़ाया कि वो IPO लाना चाहती है, भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर बाजार में बेचना चाहती है, और हम बीमा कर्मचारी इसके खिलाफ जबरदस्त रूप से आंदोलन में उतरे हुए। कोरोना का समय, जनता के बीच में उस तरीके से जाना संभव नहीं है जैसा हम पहले जाते थे, परंतु उसके बावजूद
इस देश के प्रत्येक विधायक सांसद के पास हम पहुंचे, उनको चिट्ठियां दी है। और परिस्थिति ये है कि संसद में जो सत्ताधारी दल है उनके सांसद भी सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम को क्यों निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसका दबाव सरकार के ऊपर है, जिसके चलते 1-1.25 साल हो गया है। वो अभी भी आईपीओ लाएंगे ये कह रही है, पर लाने का काम नहीं कर पाई है, और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई सतत। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कॉमरेड। और बीमा श्रमिक संगठनों ने न सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए देश के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रहे जन आंदोलनों में भी अपनी हिस्सेदारी अदा की है। मुझे याद आता है कि देश में महंगाई के खिलाफ जो हुए जन आंदोलन, जो बड़ी बड़ी हड़तालें हुई, उसमें बीमा श्रमिक संगठनों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके भी एकजुटता बीमा कंपनी श्रमिक संगठनों ने की। तो ये जो एक व्यापक वर्ग चेतना है, आप इसको किस रूप में देखते हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। देखिए, हमारा जो संगठन है, बीमा कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसकी समझदारी बहुत साफ है कि हम अगर महज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेड एंड बटर यूनियन, कर्मचारियों के तनख्वाह भत्ता के सवाल को लेकर ही लड़ते रहे, तो हम एक टापू में परिवर्तित होते हमें देर नहीं। कर्मचारियों को उनकी सुख सुविधाएं दिलाना किसी ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी, परंतु साथ में कर्मचारियों के अंदर ये समझदारी पैदा करना कि ये आपकी सुविधाएं तब तक ही कायम है जब तक ये उद्योग कायम है। ये उद्योग तब तक ही कायम है जब तक इस देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता कायम है, और तब तक ही ये सारी चीजें सुरक्षित रह सकती है जब जनता आपके सहयोग के लिए आगे आए। और जनता आपके सहयोग के लिए आगे तभी आएगी जब जनता के लिए भी आप अपना योगदान देंगे, आप अपना सहयोग देंगे। ये जो गिव एंड टेक की पॉलिसी है, ये बार बार हमारा संगठन समझाता रहे। इसीलिए मेरे को एलआईसी में आए हुए 30-32 साल से ज्यादा हो गए हैं, और इससे पहले से ही यूनियन चल रही है। इस यूनियन का इतिहास रहा कि देश में कहीं भी जनता के ऊपर आपदा आई हो, आपदा का अर्थ, अगर श्रमिक संगठन कोई संघर्ष कर रहे हो अपने अपने मुद्दों को लेकर, तो वो बात, अगर हम क्या कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा जनता के ऊपर आई हो, तो वो बात, हर चीज में बीमा कर्मचारियों ने कूदकर अपना सहयोग दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के बाद, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में भूकंप के बाद, सुनामी आने के बाद तमिलनाडु में, बीमा कर्मचारियों ने अपने तनख्वाह से पैसा इकट्ठा करके वहां के पीड़ित जनता के लिए कम्युनिटी हॉल बनाकर, कम्युनिटी सेंटर बनाकर, अभी कोविड के दौरान बीमा कर्मचारी सारे देश में, जो जब मजदूर, प्रवासी मजदूर पैदल अपने घरों को लौट रहे थे, तो उनको राहत देने के लिए, उनके बीच में खाना और दूसरे संसाधन बांटने के लिए शहरों के बाहर जाकर अपने कैंप लगाकर उनको सहयोग दिया। और अभी भी जब कोविड के सेकेंड फेज में, अभी हम पूरे देश में सरकारी अस्पतालों और ऐसी जगहों जहां पे सुविधाएं कम है, वहां पर जाकर कहीं पे ऑक्सीजन की मशीनें, कहीं पे और दूसरे जो चिकित्सा के उपकरण है, कहीं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, ये तमाम सुविधाएं हम लोग बीमा कर्मचारियों के रूप में दे रहे हैं। आपने अच्छा जिक्र किया कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में बीमा कर्मचारियों ने पहुंचकर उन किसानों को संसाधन देने का काम भी किया है अपनी क्षमता के अनुसार। और इसके साथ साथ
अपने अपने दफ्तरों में, अपने अपने शहरों में इन मुद्दों को लेकर लड़ाई में उतरे। आज अभी पूरे देश के जो डिफेंस श्रमिक हैं वो एक लड़ाई में उतरे हुए डिफेंस के निजीकरण के खिलाफ, रक्षा क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ। उनकी उस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उस गैर कानूनी घोषित किए जाने के खिलाफ सारे देश के श्रमिक संगठनों ने एकजुट प्रतिरोध का आह्वान किया है और बीमा कर्मचारी अपनी यूनियन के झंडे तले उस प्रतिरोध में शामिल। तो हम जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लगातार आंदोलन में रहे और इसी का परिणाम है। मैंने आपको कहा ना कि जब हम जनता के बीच में गए कि एलआईसी का निजीकरण किया जा रहा है, आप अपने दस्तखत दीजिए, तो 1.5 करोड़ हस्ताक्षर हमको मिल जाते। हम जाकर जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से बात करते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, तो वो व्यक्तिगत रूप से प्राइवेटली ये कहते हैं कि आज जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं होना चाहिए, परंतु हमारी सरकार की नीति है, हम क्या करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वो भी विरोध कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि जब जनता की आवाज एकजुट होकर तैयार होती है तो उस आवाज को बहुत दिनों तक दबा के रखा नहीं जा सकता, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लड़ाई में हमें जीत हासिल होगी। बिल्कुल, आप लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। थोड़ा ये बताइए कि अगर बीमा क्षेत्र का निजीकरण पूरे देश में पूरी तरह हो जाता है तो उससे देश का और जनता का नुकसान क्या होगा? थोड़ा उस खतरे के बारे में भी बताइए। जी। बहुत सिंपल बात है। मैंने आपको ये जो चीजें बताई। जी जी जी। अब आपको मैं पिछले साल का आंकड़ा दूं। पिछले साल भारतीय जीवन बीमा निगम का लगभग 57,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जिसको हम सरप्लस कहते हैं। उस 57,000 करोड़ रुपए में से 2700 करोड़ रुपए भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में एलआईसी ने दिया और बाकी जो 50-55 हजार करोड़ रुपए है वो पॉलिसी धारकों को उनके बोनस के रूप में बांट दिया। मतलब 90-95% मुनाफा जो बीमा धारक है उनको बोनस के रूप में दिया जा रहा है और 5% मुनाफा जो है वो हमारी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम की जो मालिक है भारत सरकार, उसको डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है। इसी की जगह पर अगर इसका कोई निजी मालिक हो जाए तो निजी मालिक की कोशिश क्या होगी? उसकी कोशिश होगी कि ये 50, 55, 57 हजार करोड़ में से अधिकांश उसकी जेब में चला जाए। और उसके लिए वो करेगा क्या? वो आंकड़ों में हेराफेरी करेगा, मुनाफे को नुकसान दिखाएगा और ये पूरा का पूरा जितना पैसा जनता से एकत्रित हो रहा है मुनाफे के रूप में, वो पूरा का पूरा वो अपनी जेब में डालने की कोशिश करेगा। इससे फायदा किसे होना है? इससे फायदा उस मालिक को तो होना है, जनता को नहीं। आज जनता के लिए इतनी बेहतरीन सुविधाएं भारतीय जीवन बीमा निगम दे रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों में पैसा डालने के बाद इस देश का पॉलिसी धारक कितने कभी आप सोचिए। आप शैली जी अंदाजा लगाइए कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक कितने होंगे। आज की डेट में भारतीय जीवन बीमा निगम के लगभग 30 से 35 करोड़ बीमा धारक, 30 से 35 करोड़। और मजेदार बात मैं बताऊं, एक बार भारतीय जीवन बीमा निगम के 35 या 40 करोड़ पे आंकड़ा छू रहा है, क्योंकि हमारे पास 30 करोड़ के लगभग तो व्यक्तिगत बीमा धारक है और 12 करोड़ के लगभग ग्रुप इंश्योरेंस के बीमा धारक है। एक बार भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन किसी अंतरराष्ट्रीय मंच में गए थे, तो उनसे किसी ने ये पूछा, किसी और बीमा कंपनी के बड़े अधिकारी ने, कि आपका कस्टमर बेस कितना बड़ा? तो एलआईसी के चेयरमैन ने कहा, तब की बात है
कि हमारा 30 करोड़ का कस्टमर बेस है, 30 करोड़, जो उसको मिलियन बिलियन में कहा जाता है। तो उन साहब ने बोला कि मिस्टर चेयरमैन, I am not talking about the population of your country. I am asking you about the number of customers in your company. मैं आपसे देश की जनसंख्या नहीं पूछ रहा हूं, आपसे आपके ग्राहक कितने ये पूछ रहा हूं। और LIC के चेयरमैन ने यही कहा कि जी मैं आपको यही बता रहा हूं कि कितने हमारे पॉलिसी धारक है, कितने हमारे कस्टमर हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कस्टमर बेस वाली अगर कोई कंपनी है तो भारतीय जीवन बीमा। इन वास्तव में अब मैंने जो वो डिविडेंड इत्यादि की बात की, अगर डिविडेंड में से 95% इन पॉलिसी धारकों को दिया जाता है, इसका अर्थ ये है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के वास्तविक मालिक ये 42 करोड़ पॉलिसी धारक। इन पॉलिसी धारकों के फायदे के लिए काम किया जाना है, इन पॉलिसी धारकों को फायदा पहुंचाया जाना है, और इन पॉलिसी धारकों को फायदा पहुंचाने की जगह पर अगर मुनाफाखोर अपनी जेब को फायदा पहुंचाना चाहेंगे तो किसे फायदा होने वाला है, ये आप और हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब मैं यहाँ चूंकि 3 या 4 मिनट का समय बाकी है, तो मैं कुछ चिंताओं को आपसे साझा करना चाहता हूँ कॉमरेड भूषण जी। पहली बात तो ये कि हर चीज का जब फैसला संसद में किया जाएगा तो संसद में भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकरण से बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ बोलने वाले संख्या चाहिए। ये एक राजनीतिक संघर्ष है। जब जीवन बीमा निगम के श्रमिक संगठन इतने शक्तिशाली हैं, तो वो शक्ति का प्रदर्शन चुनाव के मैदान में क्यों नहीं हो पाता? ये हम सब की बड़ी चिंता है, और इस चिंता को दूर करने के लिए श्रमिक संगठन के कर्मचारियों को, उनके परिवार जनों को, रिश्तेदारों को किस राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है, और जाहिर है कि वो राजनीतिक चेतना वामपंथी ही होगी। तो ये एक जन शिक्षण का भी काम है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकरण से बचाने के लिए भी किस राजनीतिक चेतना और जन शिक्षण की किस तरह से आवश्यकता है, मैं चाहूंगा 2 मिनट में इसको बताइए। देखिए ये बहुत लंबी बात है, आप 2 मिनट में जी बुनियादी रूप से जनता की मानसिकता में परिवर्तन करना, ये बहुत आम बात है कि मजदूर जो है, श्रमिक जो है, कर्मचारी जो है, वो अपनी मांगों को लेकर लाल झंडा लेकर चलने को तैयार है, परंतु जब उसको राजनीतिक रूप से अपना प्रतिनिधि चुनना, तो वो प्रतिनिधि चुनते समय जाति और धर्म और तमाम दूसरे सरोकारों में फंस के रहता है। इससे इस देश की जनता को बाहर निकालना ये आपका और हमारा सबका सामूहिक दायित्व, और ये दायित्व कोई एक दिन में या 1 घंटे में या एक साल में पूरा हो जाएगा ऐसा है। जिस तरह की परिस्थिति इस देश के राजनीतिक माहौल में बना हुआ है, जिस तरीके से इस देश में जो वर्तमान सरकार है वो अपने इरादे साफ उजागर कर रही है कि वो देश की जनता को धर्म के नाम पर विभाजित कर, जाति के नाम पर विभाजित कर, उनका जबरदस्त रूप से आर्थिक सामाजिक शोषण करना चाहती है और शोषण करने वालों को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके खिलाफ जनता को एकजुट होकर लड़ने के अलावा और कुछ चारा नहीं। सवाल इस बात का है कि अलग अलग जगहों की छोटी छोटी लड़ाइयों को एकजुट करके ही इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसको भी आप सोच के देखिए कि एक जमाने में इस देश के छिपरे छिपरे अलग अलग यूनियनें अलग अलग अपने अपने संघर्ष करती थी। धीमे धीमे सारी यूनियनें एकजुट हुई और वो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के रूप में लड़ाई करना शुरू की। आज उस लड़ाई में किसान भी शामिल हो गए, 500 से ज्यादा किसान संगठन भी उसमें शामिल। आज एक लड़ाई मजदूर किसानों की लड़ाई में परिवर्तित हो गई है।
कल ये लड़ाई मजदूर, किसान, नौजवानों और छात्रों की एकजुट लड़ाई में तब्दील होगी और इसी के जरिए परिवर्तन होगा। यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। जी। तो कॉमरेड भूषण जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत इस देश के श्रमिक आंदोलन का भी एक दस्तावेज है कि किस तरह से देश के बीमा क्षेत्र को बचाने के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए श्रमिक संगठनों ने ऐतिहासिक संघर्ष किया और उस संघर्ष से क्या-क्या इस देश के लिए हासिल किया गया। अब जो हासिल किया गया है राष्ट्रीयकरण, उसको बचाने के लिए भी राजनीतिक चेतना के साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम सब इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे। तो आज इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने के लिए और दरअसल ये जन शिक्षण का काम हमने आज इस बातचीत के माध्यम से किया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भूषण भट्टाचार्य जी, आपको लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद।